पुनः स्वागत है। आज हम जिस मुख्य बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वह है व्यंजन। व्यंजन से पहले हमने स्वर और स्वर के भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम व्यंजन के भेद के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु इस चर्चा को करने से पहले हम यह जान लें कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से निकली हुई वायु मुख से किसी प्रकार से कहीं न कहीं बाधित होती है, अर्थात यह स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, बल्कि स्वरों पर आश्रित है। यानी कि इसकी उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता पड़ती ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, या यह कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। इसे हम विस्तृत रूप से जान लें तो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। व्यंजन के मुख्य भेद स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म है। स्पर्श व्यंजन कौन है? इनके उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत स्थानों से स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण करते समय कंठ, तालु, दंत, मूर्धा आदि स्थानों का स्पर्श होता रहता है। ये 5-5 के समूह में बट करके क से लेकर म तक के व्यंजन हैं। क से म तक के व्यंजनों की संख्या 25 है और 25 में यह 5-5 के समूह में बटे हुए 5-5 के वर्ग में बटे हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, या ये कहें वर्गीय व्यंजन तो हम जान रहे कि हाँ ठीक है भाई, 25 हैं और 5-5 के वर्ग में बट के 5 वर्ग हो गए, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहलाए। लेकिन मुख्य जो इसके अंदर प्रश्न छिपा है वह यह है कि 5-5 के वर्ग में इन्हें बांटा क्यों गया। सीधे सीधे हम कह सकते थे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और क से लेकर 25 तक के वर्ग हैं, क से लेकर 25 तक के व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हो गए। नहीं, इन्हें 5 मुख्य वर्गों में बांटने का कारण ही यही है कि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे क वर्ग है, क से लेकर अंग तक की ध्वनियां, अंग तक के व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग है, च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तो प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसीलिए इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्गीय व्यंजन हैं। हम जान गए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है 4: य, र, ल, व। इनके उच्चारण में वायु मध्य में स्थित है, अंतःस्थ, मध्य में अंदर स्थित है। वायु निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, परंतु कहीं स्पर्श नहीं करती, बीच में ही रह जाती है। स्वर और व्यंजन के उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है वो ये मध्य में रह जाती है। य, र, ल, व मुख से स्पर्श नहीं कर रही है, बीच में ही रह जा रही है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा गया। य, र, ल, व ये 4 हैं। इनकी संख्या 4 कहलाई। य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि आधे व्यंजन की तरह बोले जा रहे हैं, आधे स्वर की तरह बोले जा रहे हैं, इसलिए ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अब बारी आई ऊष्म की। इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन सी?
श, स, स, ह। हम इस श, मूर्धन्य श को षटकोण वाला स, ख कह देते। ख नहीं है, ये भी श का ही भेद है। तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत्य स के भेद से ये 3 श और ह, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के समय वायु गर्म होकर के मुख से बाहर निकलती है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी उत्पन्न होती है इनके उच्चारण करते समय। श, श, स, ह, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाए। अब हमने देखा 25 स्पर्श व्यंजन के भेद से, 4 अंतस्थ व्यंजन के भेद से और 4 ऊष्म व्यंजन के भेद से। कुल हमारे व्यंजन कितने हो गए? 33। यदि कोई पूछे कि हमारी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो आप 33 ही बताएंगे। जो संयुक्त व्यंजन है, जो द्विगुण व्यंजन है, वह व्यंजन के भेद व्यंजनों में गिने जरूर जाते पर भेद में नहीं, वो मिल करके बने हुए हैं संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 तरह से आ रहे हैं, वो एक नया जोड़ा गया है व्यंजन। लेकिन मुख्य भेदों की बारे में आएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आप 3 ही भेद लिखेंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। जो हम वायु उच्चारण करते समय निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद हुए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प माने जानते हैं थोड़ा, कम या थोड़ा। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, कम प्राणवायु को बाहर निकालना पड़ता है, ऐसे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण जिनमें अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है, हकार जैसी ध्वनि निकलती है, ह जैसा निकल रहा है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? ये व्यंजन जैसे प्रत्येक वर्ग, 5 वर्ग जो हमने बताया, क से लेके क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग, इनके प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा तथा 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। क, ग, अंग, ये सब क्या है? अल्प प्राण। इनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता पड़ी, क, ग, ng, हकार जैसी ध्वनि नहीं निकली। और दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, या च वर्ग का च, ज, य, ये सब इसी प्रकार से 5 वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का ख, दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, झ, ये सब क्या कहलाएंगे? महाप्राण। इनमें हकार जैसी ध्वनि निकल रही, ह जैसा निकल रहा उच्चारण करते समय, जैसे बोला घ, ख, ऐसा लग रहा है जैसे हम ह भी साथ साथ बोल रहे हैं, हकार भी निकल रहा है, यही महाप्राण कहलाते हैं। अब एक प्रश्न और आता है, घोष और अघोष क्या है? अल्प प्राण जान गए हम, महाप्राण जान गए, स्पर्श जान गए, अंतस्थ जान गए और ऊष्म भी जान गए। अब आ रहा है नाद के अनुसार व्यंजन के भेद। नाद के अनुसार भी व्यंजन के 2 मुख्य भेद हैं, अघोष और घोष। नाद की दृष्टि से 2 भेद हुए, घोष और अघोष। घोष क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झंझनाहट सी हो जाएगी, आवाज निकल रही है, वो घोष कहलाते हैं। और आराम से बोला गया, कोई स्वर तंत्री हिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, एकदम शांत चित्त होके बोले, वो अघोष है। घोष में नाद का प्रयोग होता है, ध्वनि का प्रयोग होगा, और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। तो ऐसे वर्ण जिनमें
स्वरतंत्रियां झंकृत हो रही हैं, आवाज निकालनी पड़ रही है, वो घोष हो गए। और ऐसे वर्ण जिनमें केवल सांस की आवश्यकता पड़ती है वो अघोष हो गए। अब कौन से घोष हैं और कौन से अघोष, इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में हमेशा आपको दिग्भ्रमित करेंगे। इसको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर होगा। लिख लें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और ह, ऊष्म में से एक व्यंजन ह, और चारों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये घोष कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने व्यंजन हैं वो अघोष कहलाएंगे। तो यदि हमने यह याद कर लिया कि घोष व्यंजन कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी कि ग, चौथा घ, पांचवा अंग या छ, झ, झ, ञ, ठ, ड, ढ, ड, ढ, ड़, ये सब हर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ग व्यंजन की बात मैं कर रही हूँ। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन ह और चारों अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, ये सब घोष कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यंजन है वो अघोष कहलाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है। घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है, इसके भेद आज हमने जान लिए। अब यहाँ दिग्भ्रमित नहीं होगी कि कोई व्यंजन अल्प प्राण है तो क्या वह अघोष नहीं हो सकता या घोष नहीं, उसके भेद अलग है, इसके भेद अलग है। हमने जान लिया वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने बात की तीसरा या पांचवा, अब हमने कहा कि अल्प प्राण भी तीसरा पांचवा होता है, तो क्या ये घोष नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये घोष भी है, अल्प प्राण भी है। ठीक है, स्पष्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगली हम कड़ी में जब मिलेंगे तब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।